हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। और ये जो हमारी इकोनॉमी सीरीज है इसका लेक्चर नंबर 10 है। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स हैं, क्योंकि इससे जो पहले वाला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है और आरबीआई जो है उसके फंक्शंस क्या हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे आरबीआई मैनेज करता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मनी सप्लाई को बढ़ाना या मनी सप्लाई को घटाना। अब उससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रिवेलिंग सिचुएशन है उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमने एग्जांपल लिए थे। इसके अंदर हमने कोविड सिचुएशन की बात की थी, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हमने लिया था। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, तो उनको अचीव करने के लिए आरबीआई किन टूल्स का यूज़ करता है। बेसिकली कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको आरबीआई यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रिवर्स रेपो रेट की। फाइन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एल ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। एल भी आया, फिर एस भी आया। तो ये एल क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा करंट अफेयर के हिसाब से। बैंक रेट कैसे डिफरेंट है, ओके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, और एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वहाँ पे भी हम रिजर्व रेशो और इन सब की बात करेंगे। एमसीएलआर हो गया, सीआरआर, एसएलआर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस हैं, अदर इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आप इस चैनल पे अपडेट ले सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए बहुत एक्साइटिंग अपडेट्स हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और यहाँ पे आप डेफिनेटली अपडेट रह सकते हैं। और इसके लिए डेफिनेटली आप इस टेलीग्राम पे जुड़े रहें। जो भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होंगे, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, यू विल गेट टू नो। टूल्स टू अचीव मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात हो, सेविंग्स को इंश्योर करने की बात हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, वट एवर दिस ऑब्जेक्टिव इज, उसके लिए इन सब टूल्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे एल भी कहा जाता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये एक तरह का टूल है जो आरबीआई विच अनेबल द बैंक्स, बैंकों को ये अलाउ करता है कि आप पैसा बोरो कर सकते हो थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, और बैंक्स टू लैंड टू द आरबीआई यूजिंग द रिवर्स रेपो कॉन्ट्रैक्ट। इस एल के अंदर दो कॉन्सेप्ट आए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, एल एफ इक्वल्स टू रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं रेपो रिवर्स रेपो की, वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बनाती हैं। रेपो रिवर्स रेपो की फैसिलिटी को समझते हैं यहाँ पे इस तरीके से। प्लीज़ हैव ए लुक। मान लीजिए यहाँ पे आरबीआई है, ओके, और यहाँ पे कोई भी कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई हमने ले लिया। तो फॉर एग्जांपल एसबीआई को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से कहेगा कि हमें पैसे की ज़रूरत है। आरबीआई कहेगा ठीक है, आप ये पैसा ले लीजिए, लेकिन इस पैसे के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, ब्याज दर चार्ज करेंगे। जो ब्याज दर चार्ज की जाएगी, इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाएगी, फाइन, उसे हम क्या कहेंगे, रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या हो गया, वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई चार्ज करता है ना, फॉर द एडवांसेस जो कि बैंक को दिए जाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं जनरली फॉर एग्जांपल 28 डेज के लिए ये आपका रहेगा। तो ये हो गई रेपो रेट। और इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कई बार होता है ना कि हमारे पास घर में पैसा पड़ा है, पेरेंट्स कहते हैं कि चलो इसे बैंक में ही जमा करा दो, घर में क्यों रखा है, कुछ ब्याज मिल जाएगा। तो सम टाइम व्हाट हैपन्स कि बैंकों के पास जो पैसा है, अब ऐसा हो नहीं पाता कि सारा का सारा आपने लोन में दे दिया, है ना। कई बार बैंक लोन देना नहीं चाहते, रिस्क ज़्यादा है। तो बैंक क्या करते हैं, अपना जो एक्स्ट्रा उनके पास मनी होता है विथ ऑल द रिजर्व एक्सेट्रा, जो भी उनके प्रोविजंस हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको पार्क कर देते हैं आरबीआई के पास में। आरबीआई के पास उस पैसे को रख दिया, तो यहाँ पे जो पैसा रहेगा उस पर इनको इंटरेस्ट मिलेगा। किसकी तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा, आरबीआई की तरफ से। वो क्या इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट रेट होगी रिवर्स रेपो रेट। इन जनरल रिवर्स रेपो रेट हमेशा जो है कम ही रहेगा इन कंपैरिजन टू रेपो रेट। फाइन। तो ये इन ब्रीफ आपके रेपो रिवर्स रेपो के कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ये जो रेपो लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब है रीपरचेजिंग ऑप्शन और रीपरचेज एग्रीमेंट। रेपो स्टैंड्स फॉर रीपरचेजिंग ऑप्शन और रीपरचेज एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ये जो अभी हमने यहाँ पे बात की है, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हमने देखा, मान लीजिए आरबीआई पैसा देता है बैंक को, एसबीआई को,
इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी रेपो की, लेकिन इन रिटर्न आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, आरबीआई के पास क्या आएंगी, सिक्योरिटीज। बैंकों को आरबीआई के पास क्या रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी। जैसे हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है अच्छा आपके पास क्या है सिक्योरिटी, कोलेट्रल के रूप में आप क्या रखोगे, क्या ज़मीन के कागज हैं, कुछ इस तरह से। तो बैंक क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज आरबीआई को देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए एसबीआई है, तो एसबीआई को क्या मिल गया, यहाँ आरबीआई से पैसा मिल गया, आरबीआई से क्या मिला, पैसा मिल गया, मनी इज देयर। और यहाँ से एसबीआई ने क्या दी, सिक्योरिटीज आरबीआई के पास चली गई और पैसा एसबीआई के पास आ गया। लेकिन ये जो होता है रीपरचेज एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये सिक्योरिटीज़ हम वापस खरीद लेंगे, एसबीआई के पास ये सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, ये इसका मतलब है। तो रीपरचेजिंग जो ऑप्शन है या रीपरचेजिंग एग्रीमेंट है, इसका यही मतलब है कि दो पार्टीज़ के बीच में ट्रांजेक्शन है कि सेम सिक्योरिटी को वो वापस से इस तरह से इस टाइम पीरियड में रीपरचेज करेंगे। आरबीआई क्या करता है, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए लैंड करता है बैंक्स को ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सिक्योरिटी रहेगी गवर्नमेंट बॉन्ड की, क्योंकि बैंक रेट में जब हम जाएंगे पढ़ेंगे तो ये सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी। फाइन। क्यों ऐसा किया जाता है, रेपो रेट का जो प्रोविज़न है क्यों दिया जाता है, ताकि मेंटेन की जा सके लिक्विडिटी, जो सफिशिएंट कैश फ्लो है ना, उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। कोई भी फंड की शॉर्टेज है तो उसको पूरा किया जा सके, बैंकों को पैसे की ज़रूरत है तो वो आरबीआई के पास जाके फटाफट से ये पैसा ले सकते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल पर्पस हियर। तो दिस इज़ द थिंग एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस विल बी इन प्लेस। ठीक है, ये सब चीज़ें वही हैं जो हमने अभी एक्सप्लेन की है। इट इज़ वन ऑफ द मेन टूल ऑफ आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ये मेन टूल है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का टूल है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये एक मेजर टूल हो गया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कैसे होगा, मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। रेपो रेट है अभी मान लीजिए 4% है, आरबीआई इंक्रीज करता जाता है 6% कर देता है। तो इससे क्या होगा, आरबीआई जिस जो पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज कर रहा है, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पहले 4% पे ही लोन मिल रहा था एसबीआई को मान लीजिए, अब उसको 6% देना पड़ रहा है। तो बैंकों को लोन लेना महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो बैंक आगे क्या करेंगे, लोन भी महंगा देंगे, तो उनकी जो लेंडिंग रेट होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बैंकों को खुद को ही महंगा पड़ रहा है लोन, तो वो आगे भी महंगा देंगे लोन। तो लेंडिंग रेट ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, अगर जो भी बिजनेस हैं, जो भी नए बिजनेस या किसी को भी लोन चाहिए, उनको क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो ब्याज उनको देना पड़ रहा है उस पे पैसे पे, वो ज़्यादा पड़ रहा है। तो बिजनेस यहाँ पे देखेंगे कि यार ये पैसा हमें ब्याज ही इतना ज़्यादा लग रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली बैंक मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगा, कम होगा। मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा, बैंक भी यहाँ से कम लोन उठाएंगे, क्योंकि मार्केट में लोन कम जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई हैं। तो मनी सप्लाई इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेपो रेट बढ़ने से क्या हो गया, मनी सप्लाई कम हो गई। मनी सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ये हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है। अगर आप मनी सप्लाई को कम करेंगे तो महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, जब भी उसको महंगाई कंट्रोल करनी होती है तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आरबीआई को लगेगा कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को कम भी कर सकता है। जैसे अभी मार्च 2020 के बाद किया गया, रेपो रेट को कम किया गया काफ़ी। और आप देखेंगे कि ये इसलिए किया गया कि मार्केट में मनी सप्लाई की कमी थी, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का प्रयास किया गया। तो दिस इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये इस तरह से आपका रेपो काम करेगा। और रिवर्स रेपो को तो हम देख ही चुके हैं। रिवर्स रेपो बेसिकली इसमें यही रहेगा, आरबीआई बोरोज द मनी फ्रॉम द बैंक्स फॉर अ शॉर्ट टर्म टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी विद द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। तो इसमें उल्टा हो जाएगा रेपो का। आरबीआई जो यहाँ पे क्या करेगा, पैसा जो है बैंकों से ले लेगा, सिक्योरिटीज़ बैंकों को दे देगा। दिस इज़ द थिंग, सिक्योरिटीज़ यहाँ पे चली जाएंगी। अब ये जो रेपो रिवर्स रेपो हमने देखा है, ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को क्रिएट किया गया और इसी के रिगार्डिंग इन 2000 नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जिस पे आपका इसको क्रिएट किया गया इन ईयर 2000। और LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कवर्स द क्रेडिट एट द रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। तो दोनों को मिलकर ये आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बन जाती है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडिटी को मैनेज करना,
मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है या जो कैश है उसको मैनेज करना, कि बढ़ाना है, कम करना है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो दिस इज़ द थिंग। ये हुआ हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आरबीआई ये कहता है, जैसे अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, तो आरबीआई ने बैंकों को कहा कि हमने रेपो रेट को कम कर दिया है। रेपो रेट हमने बहुत कम कर दिया, देखो हमने 4% पे इसको ले आए और हमने कम ही कर रखा है। तो जितने भी बैंक्स हैं, मान लीजिए कमर्शियल बैंक एसबीआई है, तो आरबीआई क्या कहेगा कि हमने रेपो रेट कम कर रखा है, आप आगे लोन दीजिए ना, क्रेडिट को आगे प्रोवाइड कीजिए, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज कीजिए। तो बैंक कहेंगे कि ठीक है, आपका कहना रेपो रेट तो कम कर दिया, लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए 28 डेज है, और आप हमें कह रहे हो कि आगे लोन दो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन दो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का गेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, कोई 5 साल है, कोई 8 साल है, 10 साल है, तो इतना लॉन्ग टर्म के लिए हम कहाँ से पैसा देंगे? हमें जो अगर किसी भी बिजनेस को भी देना है तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट जा रहा है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा लंबे समय तक है। ठीक है, तो उसके कई अलग प्रोविजंस हैं, डेवलपमेंट बैंक से भी असिस्टेंस मिलता है, लेकिन ओवरऑल बैंकों ने कहा कि रेपो रेट पे तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है, हम आगे लोन देंगे तो कैसे प्रोवाइड कराएं। तो आरबीआई ने कहा चलो हम आपकी परेशानी को यहाँ पे डील करते हैं, और इसी रेपो रेट पे, ये जो रेपो रेट है जिस पे शॉर्ट टर्म लोन दिया जा रहा है, इसी रेपो रेट पे हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 3 साल के लिए ये पैसा अवेलेबल कराते हैं, और इसे क्या कहा गया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ नाम दे दिया। एलटीआरओ नाम दे दिया, सब वैसा का वैसा ही रहेगा, आपको वही सिक्योरिटीज़ वो देनी पड़ेंगी, है ना, पूरा प्रोसेस वैसा है, बस टाइम जो फ्रेम है वो 1 से 3 साल आपने इंक्रीज कर दिया। आरबीआई टू प्रोवाइड 1 to 3 ईयर मनी टू बैंक्स एट प्रीवेलिंग रेपो रेट, जो भी रेपो रेट प्रीवेल कर रहा है उसी रेट पे वही इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंकों से ली जाएंगी, बस टाइम फ्रेम आपने इंक्रीज कर दिया। तो बैंकों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हाँ हम आगे अब लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। तो इसलिए एलटीआरओ की मैकेनिज्म लाई गई। एलटीआरओ का बेनिफिट ये भी है कि ये फैसिलिटेट करेगा ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस। मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी एक्शन है, जैसे कि आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को कम कर दिया। जब रेपो रेट कम हो गया तो लैंडिंग रेट भी कम होनी चाहिए, लैंडिंग रेट्स भी कम होनी चाहिए, लेकिन बैंक जो है उस वो लैंडिंग रेट उतनी वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो जो बेनिफिट हैं वो इतने जल्दी आगे नहीं पहुँचते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, उन बेनिफिट्स को, मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे रेपो रेट कम किया गया तो इंटरेस्ट रेट कम, मनी सप्लाई ज़्यादा, इसको आपका रियल बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए ये एलटीआरओ लेके आया, क्योंकि अब जैसे ही रेपो रेट कम होगा, आपको ये 1 से 3 साल के लिए लोन मिल रहा है, ये भी कम दरों पे मिलेगा। फाइन, तो बैंकों को तो ये कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, लेकिन अगर बैंक लंबे समय तक ये लोन देंगे, मान लीजिए 1 से 3 साल के लिए लोन दे रहे हैं, जितना लंबे समय तक बैंक लोन देता है उतना ही बैंक का रिस्क बढ़ जाता है ना। एक बंदे को लोन दिया 1 साल के लिए, एक बंदे को लोन दिया 10 साल के लिए, तो चांसेस कहाँ पे ज़्यादा हैं रिस्क के, 10 साल के लिए जिसे लोन दिया है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं, पता नहीं क्या होगा 10 साल में उस बिजनेस में इन कंपैरिजन टू 1 ईयर। तो बैंक क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, बैंकों को तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक विल बी, ठीक है ना, मोर इंक्लाइंड टू प्रोवाइड द क्रेडिट, कि हाँ हमें तो सस्ती ब्याज दरों पे मिल रहा है, एलटीआरओ के अंडर में हम आगे और लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो दिस वाज द ओवरऑल बेनिफिट हियर, एलटीआरओ का ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब हुआ क्या, चैलेंजेस हमारे पास में आए कोविड के अंदर, और यहाँ पे ये देखा गया कि काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको वाकई में पैसे की ज़रूरत है, जहाँ पे क्रेडिट क्रंच है या लिक्विडिटी क्रंच है, जहाँ पे पैसे की किल्लत बहुत ज़्यादा है। ऐसे सेक्टर जो सबसे ज़्यादा कोविड पेंडेमिक से हिट हुए हैं, या उन्हें आज के तारीख में पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे कुछ सेक्टर्स आरबीआई ने आइडेंटिफाई किए। शुरू में एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, ओके, सिक्योर्ड और रिटेल हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई सेक्टर हो गया, फार्मा एंड हेल्थ केयर। तो इनको क्या किया गया, इलिजिबल किया गया ऑन टैप TLTRO के लिए, टारगेटेड एलटीआरओ के लिए। फिर बाद में कामत पैनल बैठा, कामत पैनल ने आइडेंटिफाई किया कोविड की वजह से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वाकई में स्ट्रेस क्रिएट हुआ है और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कामत पैनल ने जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए उनको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई यहाँ पे TLTRO में आरबीआई ने एलिजिबल किया,
ये जो TLTRO वाली स्कीम है, इसके अंडर में, इस स्कीम के अंडर में आप यहाँ से पैसा ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और आप इन सेक्टर्स को, केवल इन सेक्टर्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट अवेलेबल कराओगे, लोन प्रोवाइड कराओगे, ताकि इन सेक्टर को पैसा मिल सके, कैपिटल का एक्सेस हो सके और ये सेक्टर ग्रो कर सकें, अपना जो काफ़ी सारी कंपनियां बंद होने के कगार पे हैं वो वापस से रिवाइव कर सकें, ऑलरेडी जो कंपनियां वर्क कर रही हैं वो एक्सपेंड कर सकें. सो दिस वाज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. The inclusion of NBFC, non-banking financial company, in TLTRO on tap scheme will enable the non-bank financiaries to significantly step up. अब TLTRO में RBI ने क्या किया, यहाँ पे NBFC को भी एलिजिबल कर दिया कि आप भी यहाँ पे जो है फंड टैप कर सकते हैं, जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं. फैसिलिटी NBFC क्या होती है, NBFC थोड़ा बैंकों से अलग होती हैं, इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता है. जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं, बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, अडानी कैपिटल, ये सब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं. तो ये भी क्या है, क्रेडिट तो प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन जैसे बैंक में आपने सेविंग अकाउंट खोल दिया, करंट अकाउंट खोल दिया, वैसे यहाँ पे आप सेविंग करंट अकाउंट नहीं चलेगा, डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती. अगर किसी ने पैसा यहाँ पे जमा कराया तो कम से कम 12 महीने के लिए उस पैसे को रखना पड़ेगा. मैक्सिमम आप कितने टाइम के लिए रख सकते हो, 60 मंथ के लिए. ये NBFC क्या करेंगे, आपका इस पर आप चेक इशू नहीं कर सकते, ठीक है ना. यहाँ पे आपका जो पैसा है उस पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जैसे इंश्योरेंस बैंक के अंदर मिलता है. तो दिस इज़ द थिंग, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, जो बैंक से इसको अलग बनाते हैं. वैसे हम डिफरेंट, एक टॉपिक है, अलग से टॉपिक है, वहाँ पे भी इसको लेंगे, अलग से टॉपिक है, वहाँ पे NBFC को लेंगे, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन NBFC क्या है, बैंकों का जो ट्रेडिशनल वे है उससे थोड़ा सा अलग है, बैंकों के ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा अलग है. और ये थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड आ रहा है, सो मिनट हम रुक जाते हैं, ठीक है ना. तो दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे जो भी ये हैं, ठीक है, NBFCs हैं, उनको इनमें इंक्लूड किया. तो इसका क्या बेनिफिट हो गया कि क्रेडिट डिलीवरी को और ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया, क्योंकि MSME सेक्टर है, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो NBFC के थ्रू अगर लोन ले रहे हैं. सो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग. नाउ इट लुक्स फाइन, नाउ इट शुड बी फाइन, ठीक है. तो ये एक बेनिफिट रहा TLTRO में. सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आपने NBFC को इंक्लूड कर दिया. NBFC से क्या होगा, जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इनका पेनिट्रेशन होता है अलग, और काफ़ी आसानी से लोन अवेलेबल हो जाते हैं, स्पेशली जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे. दिस इज़ द बेनिफिट हियर. SLTRO, फिर ये जो LTRO मैकेनिज्म है, इसमें एक और इंटरवेंशन किया गया, स्पेशल. ये क्या है, स्पेशल LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. यहाँ पे RBI ने क्या कहा, RBI ने कहा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ना, जैसे AU बैंक हो गए, काफ़ी सारे एग्जांपल है, उत्कर्ष है, AU बैंक है, ये सब शेड्यूल्ड बैंक हैं RBI एक्ट शेड्यूल 2 में. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, अगेन ये फुल बैंकिंग फंक्शन नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, डिफरेंशिएटेड बैंक भी इनको कहा जाता है, जो हम बैंकों के टाइप्स पढ़ेंगे उसमें भी आएगा. तो ये क्या करेंगे, स्पेशल एक टारगेटेड सेगमेंट को फोकस करेंगे, जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम मीडियम नहीं है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19. तो ये ऐसे सेगमेंट को फोकस कर रहे हैं जो छोटे लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना. तो वहाँ पे RBI ने क्या कहा कि सिंस स्मॉल फाइनेंस बैंक इन सब सेगमेंट की लोन की, क्रेडिट की नीड को, पैसे की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को हम यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे स्पेशल LTRO के अंडर में, जहाँ पे रेपो रेट के हिसाब से ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए स्पेशल ऑपरेशन में दे रहे हैं. ये शुरू में जो है अक्टूबर 2021 तक ऐसा कुछ खोला था इसको. तो दिस वॉज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. डिप्लॉय फॉर फ्रेश लैंडिंग ऑफ अप टू ₹10 lakh पर बोरोवर. 10 लाख रुपए प्रत्येक जो उधार ले रहा है बंदा, उसको दिए जाएंगे LTRO के अंडर में. तो ये डिफरेंसेस हैं, ये नए इंटरवेंशन है LTRO, TLTRO. इस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं UPSC में और जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है. देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे वापस से क्लियर कर दूँ, ये जो हमारा कोर्स चल रहा है ये UPSC के लिए तो रेलेवेंट है ही, और आपके जो भी स्टेट PCS है, चाहे UP PCS है, राजस्थान का है, MP का है, हिमाचल है, कोई बिहार हो गया, किसी भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे सब जगह पे ये रेलेवेंट रहेगा, ये कोर्स उतना ही रेलेवेंट है. कि कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर हम वहाँ पे बैठ रहे हैं, वहाँ पे है क्या, डेफिनेटली वहाँ पे भी आपके लिए रहेगा.
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? लेंडिंग रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई। अब देखिए, जो रेपो रेट में था वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी है। रेपो रेट में क्या था? इधर आरबीआई हमने लिखा था, इधर एसबीआई लिखा था। अब आरबीआई अगर पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा था वो थी रेपो रेट। यहाँ पे सिक्योरिटीज ले रहा था आरबीआई, यहाँ पे सिक्योरिटीज नहीं लेगा, और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो क्या होगी? बैंक रेट। कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई ऑन द बैंक रेट। आपको सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देने की। और जनरली बैंक रेट क्या होता है? थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हमने देखा रेपो रेट तो 28 डेज शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन बैंक रेट्स क्या होती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होती है, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड नहीं करनी है। ये दो मेजर डिफरेंसेज हैं, ये दो मेजर डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। नो कोलेट्रल इज इन्वॉल्व हियर, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है उसे हमने बैंक रेट का नाम दे दिया। अगेन बैंक रेट को भी यूज़ किया जाएगा उसी तरह से, रेपो की तरह। मान लीजिए बैंक रेट को बढ़ा दिया, बैंक रेट को बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बैंक रेट को कम कर दिया तो आरबीआई चाहेगा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई हियर। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कई बार बैंकों को क्या होती है कि अपने जो पेमेंट्स हैं, ठीक है ना, या बैलेंस हैं, उनको मैच करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। एंड सम टाइम व्हाट हैपन्स कि इंटर बैंक लिक्विडिटी जो होती है, जनरली बैंक क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे बैंक से उधार हिस्सा ले लेते हैं। जो है कॉल मनी मार्केट जो चलता है ना, 1 से 14 दिन के बीच में जो भी होती है लैंडिंग। तो कई बार क्या होता है? इंटर बैंक लिक्विडिटी आपकी ड्राई अप हो गई है। इसका मतलब है कि किसी भी बैंक से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर बैंक क्या करेंगे? इमरजेंसी सिचुएशन में आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई के पास जाएंगे कि हमें जो है पैसे की ज़रूरत है और हमें पैसा चाहिए, मतलब 24 घंटे में, विद इन 24 आवर्स वी नीड दिस मनी हियर, कि इमरजेंसी सिचुएशन इज़ देयर, इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कम्प्लीटली, और कहीं से इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक तरह का इमरजेंसी टूल है जो पैसा अवेलेबल कराएगा बैंकों को एट एमएसएफ रेट, ठीक है। दिस विल हेल्प बैंक्स टू ऑब्टेन द क्विक मनी इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे में इनको पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया 2011-12 के अंदर। ये फाइनेंशियल ईयर है 2011-12 जो लिखा गया है, टू हेल्प द बैंक्स इन द इमरजेंसी सिचुएशन। एमएसएफ रिक्वायर्स कोलेट्रल ऑफ अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगेन यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चाहिए, क्योंकि आप इमरजेंसी क्रेडिट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो आप सिक्योरिटीज़ बैंक को देंगे और वहाँ पे आपको ये पैसा मिल जाएगा। अब कितना पैसा ले सकते हैं बैंक यहाँ पे, ठीक है ना? किस मिनिमम अलॉट अमाउंट टू बी एक्सेस्ड इज़ कम से कम 1 करोड़ तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन अप टू 2 to 3% ऑफ एनडीटीएल पे भी हम आएंगे, एनडीटीएल पे। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिए, जो सिक्योरिटीज़ आपको देनी है आरबीआई को, जो आप सिक्योरिटीज़ दे रहे हो, वो एक्सेस की जा सकती हैं एसएलआर में से, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे एसएलआर को, तब वहाँ पे मैं वापस से आपको एक बार बता दूंगा। एसएलआर में क्या होता है? जैसे बैंक का टोटल जो डिपॉजिट है बैंकों के पास 100 रुपये हैं, तो बैंकों को ये कहा जाता है कि कुछ परसेंटेज फॉर्म में, जैसे मान लीजिए 18% है, 18 रुपये आपको क्या रखने? अपने पास ही रखने। या तो गोल्ड के अंदर रखोगे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखोगे, या कैश के फॉर्म में रखोगे, इस तरह से अपने पास रखने। इस पैसे को आप उधार नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? वो जो आपने रिजर्व रखा हुआ है 18% का, उसमें से सिक्योरिटीज़ निकाल के बैंक को, आरबीआई को दे सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एमएसएफ। ये ध्यान रखना है। लोन कितना ले सकते हैं उस पर हम आते हैं। तो उस पर समझने के लिए एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, थोड़ा सा मनी सप्लाई वाले चैप्टर को याद कीजिए। डिमांड जो डिपॉजिट्स थे, उसके अंदर क्या था? हमारे पास में थे करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, चालू खाता जो है, सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। जो भी बिजनेस पर्सन है, बिजनेस है जिनका, तो वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। आम आदमी जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो करंट अकाउंट हो गया और सेविंग अकाउंट हो गया। ये क्या है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा पैसा जब भी आपको ज़रूरत है, आपने डिमांड किया, जब आपकी मर्जी हुई तब आपने निकाल लिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिमांड डिपॉजिट, जो भी हमारे जो डिपॉजिट होते हैं बैंकों के पास, वो क्या होती है? बैंक पे लायबिलिटी है। ये तो आप समझते ही हैं ना। डिपॉजिट जो हमने बैंक में किया हुआ है वो बैंक पे लायबिलिटी है, क्योंकि मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराया, तो ऐसा तो है नहीं आपने 1 लाख जमा कराया तो एसबीआई बैंक में जमा करा दिया और वो एसबीआई का पैसा हो गया। आप जब भी मर्जी होगी तब वो 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी ऑन द बैंक।
एक तरह का भार है, उत्तरदायित्व है बैंक के ऊपर। जबकि बैंक अगर किसी को लोन दे रहे हैं, वो बैंक का क्या होगा, असेट होगा। क्यों? क्योंकि लोन पे उनको इनकम हो रही है इंटरेस्ट से, और अगर लोन आपका वापस नहीं चूकता है तो लॉस हो जाता है बैंक को, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, ये डिपॉजिट लायबिलिटी और असेट्स, ये इसको करके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे भी ध्यान रखिए। नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट तो हमने देख लिया ये होंगे। टाइम डिपॉजिट में क्या होगा, जैसे हमने फिक्स डिपॉजिट करा दी, एफडी करा दी 5 साल के लिए। अब आप उसको एकदम से नहीं निकाल सकते कि आपकी मर्जी हुई आपने एफडी में से, आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, एफडी के जो बेनिफिट है वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू विड्रॉ द मनी। इमीडिएटली आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, टाइम डिपॉजिट में आते हैं। तो जो भी बैंकों के पास में टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स हैं, जो बैंकों के पास में हैं, उसे हम कहते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब ये होता है, ये वर्ड कई जगह पे आएगा, कई जगह पे आएगा, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया है। इट इंक्लूड्स द डिपॉजिट्स ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द बैलेंसेज हेल्ड बाय द बैंक विद द अदर बैंक्स। कुल मिला के जो भी पैसा वहाँ पे जमा है। अब हम आते हैं, ये लिमिट की बात हम कर रहे थे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तो ठीक है, लेकिन बैंक कितना पैसा ले सकते हैं अंडर दिस इमरजेंसी सिचुएशन। बैंकों के पास जितनी भी एनडीटीएल है, जितना भी जमा है, उसका 2 से 3%, 2 to 3%, मान लीजिए बैंकों के पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ इज देयर एनडीटीएल, तो वो 2 करोड़ 3 करोड़ तक ये बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये वेरी करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आरबीआई का, तो अगर आप इसको देखोगे नोटिफिकेशन को, अगस्त 2021 का ये नोटिफिकेशन है। आरबीआई क्या कह रहा है कि हम आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के एक्सटेंशन के लिए कुछ रिलैक्सेशन दे रहे हैं। क्या रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप जो है एसएलआर अप टू एन एडिशनल 1% इन्होंने दे दिया। मतलब पहले 2% था, अब क्या कर दोगे आप, 3% हो जाएगा, 3% ऑफ एनडीटीएल कर दिया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 to 3%, क्योंकि ये वेरी करता रहता है। और इसका रिलैक्सेशन देने का क्या रीज़न था कि बैंकों को कोविड रिलेटेड जो भी स्ट्रेस है, उसमें इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए हमने थोड़ा सा रियायत आपको दे दी कि आप 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ यहाँ पे ले सकते हो, मतलब 2% की जगह 3%। दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो हम जान ही गए कि ओवरनाइट जो लैंडिंग रेट्स हैं उनको स्टेबल रखना। अदरवाइज क्या होगा, अगर बैंक को रातों रात पैसा नहीं मिलेगा आरबीआई से, तो फिर लैंडिंग रेट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगी, है ना। बैंक्स विल बी फोर्स टू इंक्रीज द लैंडिंग रेट्स, पूरा इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अवॉइडिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाएंगे, कैश की किल्लत हो सकती है। इसलिए आरबीआई क्या करता है, अपना अच्छे से कंट्रोल बनाए रखने के लिए कैश फ्लो पे ये फैसिलिटी बैंकों को देता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। दिस इज़ द ओवरऑल पर्पस। ये कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किए हैं, एनडीटीएल का भी ये ध्यान रख लेना। ये इस तरह के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में बहुत पॉपुलर है यूपीएससी के अंदर। तो दिस इज़ ऑल इस लेक्चर में। और ये जो सीरीज़ है, कल भी आपका लेक्चर रहेगा, और कल हम ये जो टूल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, स्पेशली सीआरआर, एसएलआर, बेसिक डिफरेंसेस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और एमसीएलआर क्या होता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेस रेट से कैसे अलग होता है, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज़ किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, जिन्हें हम देखेंगे, स्पेशली ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड ऑल। ठीक है, क्रेडिट सीलिंग हो गया, ये सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगी। कल आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और ये टेलीग्राम है जिस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इकोनॉमी सीरीज़ के अलावा और भी आपके बहुत सारे फ्री सेशंस हैं जिनको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट नाम डाल के भी आप सर्च कर लीजिए, या फिर ये लिंक भी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइन। और यहाँ पे ये रहेगा कि आपको लाइव क्लासेस, डेली डाउट सॉल्विंग, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, फाइन, ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्री मेंस, ये सारी चीज़ें जो प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर हैं वो सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेस हो जाती हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन चूज़ किया, फाइन, देन यू कैन पुट द कोड RB Live टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, एंड यू कैन गेट द पर्सनलाइज गाइडेंस एज वेल। आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं। आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं, लोन फैसिलिटी, लिंक इज ऑल्सो देयर। अगर केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस यहाँ पे मेंशन की गई है। 2022 और 2023 वाले बच्चों के लिए नए बैचेस स्टार्ट है, जिनमें वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 29 दिसंबर से ये बैचेस स्टार्ट हुए हैं।
2 जनवरी को आपका कॉम्बैट होगा, ये फ्री टेस्ट होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर संडे सुबह 11 बजे होता है, 60 मिनट 56 क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो लिंक है कॉम्बैट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन यूज़ द कोड RB Live टू अनलॉक दिस टेस्ट। आप सारी स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को भी मीज़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो बच्चों का ये फ्री टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। एक बच्चों का क्वेश्चन था कि सर प्लेलिस्ट, ये जो पूरी सीरीज चल रही है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर से नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो आई वुड रिकमेंड कि जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स सर्च करेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, उसमें पूरे लेक्चर है 1 2 3 4 करके। तो शुरू से आपको देखना है ना, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इकोनॉमी ईजी लगेगा। दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, जहाँ पे भी आपको लगता है आपके फ्रेंड्स फेलो एस्पिरेंट के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है सीरीज, तो आप शेयर भी कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द पाथफाइंडर। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।